नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी आप सभी को और आपके पूरे परिवार को एसके बुक्स की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहे सदा, इस उम्मीद के साथ में कि आपकी दीपावली बहुत अच्छे से गुजरी होगी। क्लास की शुरुआत करते हैं 35 क्वेश्चंस के साथ में। सारणी पर नज़र डाल लेते हैं किस फील्ड से कितने क्वेश्चन हैं। खेल से 6 क्वेश्चन लिए गए हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 4 क्वेश्चन हैं, स्थान से 7 क्वेश्चन हैं, पुरस्कार से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, पुस्तक से 1 क्वेश्चन है, रक्षा से 4 क्वेश्चन हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी से 3 हैं, योजना से 2 क्वेश्चन हैं और विविध से 6 क्वेश्चन हैं। टोटल कितने हैं? 35 क्वेश्चन हैं। शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह खेल के साथ में। पहला पार्ट में देखेंगे हम खेल के क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा। 5000 रन बनाने वाली सबसे तेज रन बनाने वाली 5000 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर दोस्तों आपको टिक करना है, उसके बाद में हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो राइट आंसर आपको कमेंट में करना है लास्ट में, वीडियो जब कंप्लीट हो जाए 35 क्वेश्चन, उसके बाद में आपको कमेंट करना है 35 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन आपका बी राइट होगा, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से अधिक वनडे रन बनाने वाली इतिहास की ये पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई है। साथ ही मंधाना ने महिला वनडे क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाली विश्व की 5वीं और भारत की ये दूसरी खिलाड़ी बन गई है। बात करें दोस्तों स्मृति मंधाना की, तो इनके जो नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, ये सबसे तेज़ भारतीय, हम बात कर सकते हैं महिला और पुरुष दोनों में ही सबसे तेज़ 5000 रन इन्होंने पूरे किए हैं। इससे पहले दोस्तों ये रिकॉर्ड जो था अपने विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 114 पारियों में ये 5000 रन पूरे किए थे, लेकिन अपनी स्मृति मंधाना जी ने 112 पारियों में 5000 रन बना करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा सबसे तेज़ महिला खिलाड़ी भी बनी है दुनिया की, ये जो दुनिया में 5000 रन पूरे करने वाला खिलाड़ी थी महिला, वो स्टेफनी टेलर थी, जो कि 129 पारियों में 5000 रन पूरे किए थे। ठीक है, लेकिन अपनी जो स्मृति मंधाना जी हैं, ये 112 पारियों में 5000 रन पूरे करने वाली, ये विश्व की सबसे तेज़ रन पूरे करने वाली 5000 पहली खिलाड़ी बन गई है। बात करें दोस्तों भारत के 5000 रन पूरे करने वाले महिला खिलाड़ी की, तो एकमात्र है मिताली राज, जो पहले नंबर पर है। पूर्व भारतीय महिला कप्तान भी थी और इन्होंने 5000 रन पूरे किए थे, यानी कि भारत में दूसरे नंबर की महिला खिलाड़ी बन गई है 5000 रन पूरे करने वाली। क्लियर है? आगे बात करते हैं, हाल ही में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको टिक करना है। राइट आंसर क्या है बताइए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए, जोबी मैथ्यू। बात करें दोस्तों पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कायरा मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। और अपने जो भी मैथ्यू जी हैं, ये 65 किलोग्राम लीजेंड मास्टर्स में प्रतिस्पर्धा करते हुए 148 किलोग्राम और 152 किलोग्राम 2 सफल प्रयासों के साथ टोटल 300 किलोग्राम भार उठा करके इन्होंने ये कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों जो भी मैथ्यू का ये जो पदक है, ये दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक है। इससे पहले इन्होंने 2023 में दुबई में आयोजित चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता था। और इसी टूर्नामेंट में दोस्तों आपको पता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, विनय ने 72 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल भी जीता था। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में आयोजित पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग यानी कि APL का खिताब किसने जीता है? पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर टिक करना है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, राजपुताना रॉयल्स ने। राजपुताना रॉयल्स ने
पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। बात करें दोस्तों इसके हम आयोजन की तो कहाँ पर किया गया था, यमुना खेल परिसर दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और राजपुताना रॉयल्स ने किसको हराया है, पृथ्वीराज योद्धा को हराकर शूट आउट में हराया है। ठीक है, शूट आउट में हरा करके पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों इस टूर्नामेंट की हम, तो ये टूर्नामेंट जो है ये भारतीय तीरंदाजी संघ AAI द्वारा आयोजित करवाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है करवाने का वो भारतीय तीरंदाजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव से लाभ पहुंचाना और इस खेल को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ऑप्शन है 5, 7, 10 और 11। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन डी राइट होगा आपका। भारत 11वें नंबर पर रहा है। 11वें नंबर की एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप थी, इसमें भारत की रैंक क्या रही है, 11वीं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके आयोजन की। तो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। और जो इसका आयोजक है वो कौन है, भारतीय तैराकी महासंघ द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से संयुक्त रूप से इसका आयोजन करवाया गया था। भारतीय तैराकी महासंघ यानी कि SFI और गुजरात सरकार ने संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया था। ठीक है, भारत ने कुल इसमें 13 पदक जीते हैं। गोल्ड मेडल भारत को नहीं मिला है, 4 है सिल्वर और 9 ब्रोंज मेडल है। ठीक है, 11वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने इस टूर्नामेंट में 11वें एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में। बात करें दोस्तों पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर चाइना रहा है, कुल 54 पॉइंट जीते हैं उसने, जिसमें 40 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर है और 4 ब्रोंज मेडल है। ठीक है, भारत ने इसमें कौन सा स्थान हासिल किया है, 11वां स्थान हासिल किया है। आगे बात करें, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में ओलंपिक चैंपियन एरियान टिटमस ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है, तैराकी, स्क्वैश, मुक्केबाज या फिर धावक। ओलंपिक चैंपियन है एरियान टिटमस, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है बताइए। लेटेस्ट क्वेश्चन है अभी। ऑप्शन ए तैराकी से। तैराकी है, 25 वर्ष की है, मात्र 25 वर्ष की है और किस देश से है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से 25 वर्ष की और इन्होंने टोटल 33 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। इनके द्वारा दोस्तों कुल 8 ओलंपिक पदक जीते गए हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर है और 1 ब्रोंज मेडल है। इन्होंने 2020 जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, उसमें 400 मीटर फ्री स्टाइल में और 200 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने 400 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा दोस्तों इनके द्वारा काफ़ी मेडल जीते गए हैं, टोटल 33 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते गए हैं और ये 4 बार की विश्व चैंपियनशिप खिताब भी इनके नाम है, 4 बार की विश्व चैंपियन भी है। और टोटल इन्होंने जो ओलंपिक था 8 पदक जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 1 कांस्य पदक है। ठीक है, तो ये कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से। 25 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। अभिषेक शर्मा, स्मृति मंधाना, कुलदीप यादव और A और B दोनों। तो सितंबर 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है, ऑप्शन डी, यानी कि अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना जी को। ठीक है, अभिषेक शर्मा ने कुलदीप यादव और जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट को पछाड़कर पहली रैंक हासिल की है और स्मृति मंधाना ने पाकिस्तान की सिद्रा अमीन और साउथ अफ्रीका की ताजमीन बिट्स को पछाड़ करके ये गौरव हासिल किया है। सितंबर माह के अपने दोनों भारतीय ओपनर बैट्समैन ही हैं, महिला की तरफ से स्मृति मंधाना है और पुरुषों की तरफ से अपने अभिषेक शर्मा जी है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। पहला सवाल देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम
उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डैन कार्ट्ज। डैन कार्ट्ज को IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात करें दोस्तों IMF के निदेशक की, तो कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके निदेशक हैं। और स्थापना की बात करें हम IMF की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो अब जो IMF है उसका उप प्रबंध निदेशक कौन है? डैन कार्ट्ज। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो किसे किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए, अनंत गोयनका को। अनंत गोयनका को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात करें दोस्तों फिक्की की यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की, तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। बात करें इसके कार्य की, तो क्या कार्य करता है ये? यह भारत का प्रमुख व्यापार एवं उद्योग संगठन है जो भारत के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करना और सरकार के साथ आर्थिक नीतियों पर संवाद करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा देना, ये भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की का मुख्य कार्य है। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? अनंत गोयनका का। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको देखना है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, दीपिका पादुकोण। ठीक है, अभिनेत्री है, फिल्म अभिनेत्री। इनको भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। क्यों किया गया है? भारत की मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली को मजबूत करना और स्वास्थ्य के बारे में खुली बातचीत को बढ़ावा देना, इसलिए इनको भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको? दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में हुंडई मोटर का CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, राइट आंसर देखना है। हुंडई मोटर का नया CEO बनाया गया, वो किसे बनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए, तरुण गर्ग को। तरुण गर्ग को हुंडई मोटर्स का नया CEO नियुक्त किया गया है। और दोस्तों 29 साल बाद किसी भारतीय को हुंडई मोटर्स का नया CEO मिला है। लगभग 29 साल हो गए। 29 साल तक कोई विदेशी ही हुंडई मोटर्स का CEO होता था, लेकिन अब किसी भारतीय यानी कि तरुण गर्ग जी को हुंडई मोटर्स का नया CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्थान से संबंधित क्वेश्चन। हाल ही में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? 16वें नंबर की अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी थी। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? पटना, राजगीर, नई दिल्ली या फिर जयपुर में। तो कहाँ किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन किसने किया है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया है। और यह एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी है। इसमें 15 से अधिक देशों के 400 से ज़्यादा प्रदर्शक आधुनिक रेल और मेट्रो उत्पाद, नवाचार और टिकाऊ समाधान दिखा रहे हैं। ठीक है, नए नए इसमें लगभग 400 से अधिक लोग आए हुए हैं, 15 से अधिक देशों के, वो नई नई टेक्नोलॉजी इसमें दिखा रहे हैं। इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा। ठीक है, आगे बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? राजस्थान, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
तो किस राज्य में रखी है एक्वा पार्क की आधारशिला? ऑप्शन बी, नागालैंड में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका आधारशिला रखी है वर्चुअल तरीके से। और नागालैंड की बात की जाए तो तजुडिकोंग नागालैंड में ये जगह है, वहाँ पर इसका आधारशिला रखी है। और यह एकीकृत एक्वा पार्क नागालैंड का पहला एक्वा पार्क है जो मत्स्य पालन व बीज उत्पादन से संबंधित विकास गतिविधियों का केंद्र होगा। ठीक है, तो इसका जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? उद्घाटनी आधारशिला रखी है तो किसने रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कहां पर? नागालैंड में। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में पहली डीएनए आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहां दर्ज की गई है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम या फिर कर्नाटक में? तो कहां की गई है? ऑप्शन डी आपका राइट होगा, कर्नाटक में। देश में पहली डीएनए आधारित हाथी जनगणना के अनुसार 22,446 हाथी हैं, जिसमें पहले नंबर पर जो आता है वो कर्नाटक आता है 6,013 हाथी के साथ में। सेकंड पे असम आता है, थर्ड पे तमिलनाडु आता है, फोर्थ पे केरल आता है और फिफ्थ पे कौन आता है? झारखंड आता है। ये 5 राज्य हैं टॉप के। सर्वाधिक की बात करें तो कर्नाटक में लगभग 6,000 के करीब हाथी हैं। ठीक है, और ये देश की पहली डीएनए आधारित जनगणना है हाथियों की। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अडानी और गूगल द्वारा भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर देखना है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में। कुल निवेश जो राशि है वो $15 अरब 5 वर्षों के लिए, यानी कि 2025 से 30 तक इसका टारगेट रखा गया है। चरणबद्ध तरीके से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा और इसमें लगभग 1,88,000 नौकरियां हैं, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग नौकरियां मिलने वाली 2 लाख के करीब। इसका जो बजट है वो लगभग $15 अरब रखा गया है, जो कि 2025 और 2030 के मध्य यानी कि 5 सालों के दौरान ये कार्य पूरा होने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में युवाओं को वैश्विक कैरियर बनाने हेतु सशक्त बनाने के लिए सीएम फ्लाइट पहल को किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, बिहार, असम या फिर राजस्थान में? तो किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन आपका सी होगा, असम में। ठीक है, असम के चीफ मिनिस्टर साहब हैं ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इनके द्वारा शुरू किया गया है। क्या उद्देश्य है? युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है, अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप और प्लेसमेंट मार्ग उपलब्ध कराना है और युवाओं को वैश्विक उद्योग मानकों और नेटवर्क से जोड़ना है। ठीक है, तो सीएम फ्लाइट पहल किसने शुरू की है? असम सरकार द्वारा। आगे बात करेंगे, हाल ही में किस शहर में ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया यानी कि क्यूआर कोड आधारित कियोस्क लॉन्च किया गया है? ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए यानी कि क्यूआर कोड आधारित कियोस्क लॉन्च किया गया है, वो कहां किया गया है? जयपुर, पटना, गुरुग्राम या फिर लखनऊ में? तो कहां किया गया है? ऑप्शन आपका सी हो राइट होगा, गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में इसको शुरू किया गया है। और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने चालान भुगतान को आसान बनाने के लिए एम्बियंस जो मॉल है गुड़गांव में, वहां पर एक कियोस्क लगाया गया है। ठीक है, डीसीपी ट्रैफिक ने इसका उद्घाटन किया है और यह देश का पहला क्यूआर कोड आधारित कियोस्क होगा। तुरंत आप अपना चालान वहां जाकर के भर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में दिवंगत जनरल बिपिन रावत जी के नाम से सड़क का नामांकन कहाँ किया गया है? दिवंगत जनरल बिपिन रावत जी के नाम से सड़क का नामांकन किया गया है, वो कहाँ किया गया है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर उत्तराखंड में? तो कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दोस्तों बुरारी गांव पड़ता है दक्षिणी दिल्ली में। तो वहाँ पर एक सड़क है, उसका नाम पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि पहले भारत के पहले सीडीएस भी हैं जनरल बिपिन रावत जी, इनके नाम से ये जो मार्ग है बुराड़ी गांव पड़ता है वहाँ पर किया गया है। आपको पता है 8 दिसंबर 2021 को भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर जो है कन्नूर तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस वजह से इनका देहांत हो गया था। अब इनके नाम से दिल्ली में जो बुराड़ी गांव पड़ता है, जो कहाँ पड़ता है? उत्तरी दिल्ली में, वहाँ पर दोस्तों इनके नाम से ये सड़क का नामांकन किया गया है। ठीक है,
आगे बात करेंगे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। पहला सवाल देखेंगे पुरस्कार का। हाल ही में एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, मसाकी काशिवारा। जापान से हैं ये। इनको बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान, विशेष रूप से डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज के लिए इनको सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात करें हम एबेल पुरस्कार की, तो ये जो है गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसको, क्योंकि गणित के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, इस वजह से इसको गणित के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों इस एबेल पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना नॉर्वे की संसद द्वारा 2002 में नॉर्वे के महान गणितज्ञ नील्सन हेनरिक एबेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था, और जो पहला पुरस्कार है वो 2003 में प्रदान किया गया था। ठीक है, ये पुरस्कार जो है, जो गणित का, जैसे मैंने आपको बताया, गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका पुरस्कार का देने का जो मुख्य उद्देश्य है वो गणित के क्षेत्र की स्थिति को बढ़ाना और बच्चों तथा युवाओं को गणित में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये किसे मिला है? जापान के हैं ये, मसाकी काशिवारा को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित कैंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सुनिधि गुप्ता, सोनाली घोष, सुनीता सिंह या फिर मानवी ठक्कर। पहली भारतीय बनी है कैंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली। तो कौन बनी है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, सोनाली घोष जी को। ठीक है, सोनाली घोष जो है वर्तमान में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व असम में पड़ता है, वहाँ की ये निदेशक हैं। और इनको जो ये पुरस्कार है दोस्तों, ये प्रदान किया गया है, और ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला भी है। ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार की जो शुरुआत की बात करें हम, तो इसके जो संस्थापक हैं इस पुरस्कार के, वो IUCN यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार का नाम संरक्षणवादी और IUCN के पूर्व महानिदेशक जो हैं कैंटन आर मिलर के नाम पर रखा गया था। इसकी स्थापना दोस्तों, इस पुरस्कार की स्थापना 2006 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है देने के पीछे, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या टीमों को दिया जाता है जो दुनिया भर के राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों की दीर्घकालिक स्थिरता में नवाचार और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, ये द्विवर्षीय पुरस्कार, यानी कि हर 2 साल में एक बार ये पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन। पहला सवाल देखेंगे पुस्तक का। हाल ही में चर्चा में रही रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड शॉपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स। ये फर्स्ट आई थी, पहले आपको मैंने बताया भी था, अब ये सेकंड पार्ट आया इसका। तो अनिल चौहान जी हैं, राजनाथ सिंह जी, राजीव शुक्ला जी या फिर अनुपम खेर जी। तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, अनिल चौहान। भारत के हम कह सकते हैं सेकंड CDS भी हैं। पहले मैंने बताया था आपको जनरल बिपिन रावत जी थे, अब जो दूसरे हैं वो अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान जी हैं। विमोचन की बात करें तो रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह जी द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। और ये जो पुस्तक है ये भविष्य की चुनौतियों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को तैयार करने हेतु एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जनरल अनिल चौहान जी जो भारत के दूसरे CDS भी हैं वर्तमान में। आगे बात करेंगे रक्षा से संबंधित क्वेश्चन के। पहला सवाल देखेंगे रक्षा का आज का। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास INROKEN शुरू किया है? INROKEN मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये
पहला द्विपक्षीय अभ्यास है किस देश के साथ में किया है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कोरिया गणराज्य के साथ में, यानी कि दक्षिणी कोरिया। बुसान नौसैनिक अड्डे पर 13 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया था, ये अभी चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत में निर्मित शिवालिक श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट INS हाद्री रोक्स मयोंगनाम के साथ इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, भारत के जो स्टील्थ फ्रिगेट INS हाद्री है वो इसमें शामिल हुआ है और ये पहला द्विपक्षीय अभ्यास है किसके साथ में? दक्षिणी कोरिया के साथ में। ठीक है, आगे बात कहाँ पर किया जा रहा है? बुसान नौसैनिक अड्डे यानी कि दक्षिणी कोरिया में। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास परथ में किया जा रहा है? परथ कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। वहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, वो कहाँ किया जा रहा है? परथ में किया जा रहा है। किस नाम से है वो देख लेते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा, ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास। डी ऑप्शन आपका दोस्तों इसमें राइट होगा। आयोजन की बात करें तो इरविन बैरक पर्थ में 13 से 26 अक्टूबर तक ये इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी कि 26 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। संस्करण कौन सा है? ये चौथा संस्करण है। भारत की गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के नेतृत्व में 120 भारतीय इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 20 भारतीय सैन्यकर्मी। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण नवंबर 2024 में पुणे महाराष्ट्र में स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में संपन्न हुआ था। अब ये चौथा संस्करण है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया जा रहा है। तीसरा कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था, भारत के महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, तो चौथे नंबर का है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। इसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया हिंद सैन्य अभ्यास, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है समुद्र शक्ति में? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, फिर जापान। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, इंडोनेशिया। समुद्र जो शक्ति है वो भारत के साथ में इंडोनेशिया ने भाग लिया है। आयोजन की बात करें दोस्तों तो विशाखापट्टनम में 14 से 17 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। संस्करण कौन सा है? 5वां संस्करण है। दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और अंतर संचालन को मजबूत करना इस युद्धाभ्यास का करने का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा युद्धाभ्यास है? समुद्र शक्ति। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है स्ट्रेटेजी से कि समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास है वो किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, भारत के युद्धपोत INS कवरती और हेलीकॉप्टर सहित इंडोनेशियाई युद्धपोत KRI जॉन लाई इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। भारत की तरफ से तो कौन सा था? कवरती था, INS कवरती, और जो इंडोनेशिया का जो युद्धपोत था वो KRI जॉन लाई इसमें सम्मिलित हुए हैं। 5वें नंबर का संस्करण था। आयोजन विशाखापट्टनम में इसका किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की किस राइफल को उन्नत रात्रि दृष्टि से लैस करने के लिए अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय सेना की किस राइफल को उन्नत रात्रि दृष्टि यानी कि रात के समय भी उसको लंबी दूरी पर निशाना बनाने के लिए उसको मॉडिफाई किया गया है, उस राइफल का नाम पूछा गया है। तो क्या है राइफल का नाम? ऑप्शन आपका बी सही होगा, SIG 716 राइफल है। ठीक है, ये रक्षा मंत्रालय ने कानपुर की कंपनी है MKU लिमिटेड और एक नोएडा की कंपनी है कौन सी? मैट बिड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ ये अनुबंधन किया है और लगभग इसमें 659.47 करोड़ रुपए की राशि इसमें लगने वाली है। और ये भारतीय सेना के असोल्ट राइफल्स के लिए एडवांस नाइट साइट इमेज इंटरसिफायर यानी कि इमेज देख करके ये रात को भी लगभग काफ़ी दूरी तक ये निशाना साध सकती है। तो इसको मॉडिफाई किया जा रहा है SIG 716 राइफल को। ठीक है, तो अपने रक्षा मंत्रालय के साथ में कानपुर की कंपनी है MKU लिमिटेड और एक नोएडा की कंपनी है मैडबिट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने ये 659.47 करोड़ रुपए का अनुबंधन किया है। ठीक है, आगे देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से पहला सवाल देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत और मालदीव। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी, मालदीव। यह घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा की गई है कि HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस जैसी बीमारी जो माँ में होती है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है और उनका जो बच्चा होता है उसमें ये ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा करने वाला देश, ये दुनिया का देश जो बना है, पहला देश कौन बना है? मालदीव बना है। बात करें दोस्तों, इसकी जो घोषणा की है वो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई है। WHO का प्रमुख जो अभी कौन है वर्तमान में? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस जो वर्तमान में WHO के प्रमुख हैं, और इसका जो मुख्यालय पड़ता है कहाँ पड़ता है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, मालदीव जो है भारत के किस साइड में स्थित है? भारत के दक्षिणी पश्चिमी साइड में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? माले है, और ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा ए, हैदराबाद तेलंगाना में दोस्तों भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खोला गया है। ठीक है, अभी इसके जो आयोजक हैं वो टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम यानी कि टी-चिप द्वारा इसका संचालन किया गया था, और इसका जो उद्घाटन किया है वो पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा, और तेलंगाना के जो युवा मामलों के मंत्री हैं, खेल मंत्री वाकिटी श्रीहरि, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्या उद्देश्य है? सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स परिस्थितिकी तंत्र में जन भागीदारी और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय है, ये कहाँ खोला गया है? हैदराबाद तेलंगाना में। आगे देखेंगे। हाल ही में किस IIT कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग वन ऐप लॉन्च किया है? किस IIT ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग वन ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, IIT मद्रास ने। ठीक है, IIT मद्रास ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के साथ मिलकर रुपए के जरिए यह पेमेंट सिस्टम तैयार किया है। बात करें दोस्तों इस स्मार्ट रिंग की, तो यह कॉन्टैक्टलेस पेमेंट और स्वास्थ्य ट्रैकिंग के लिए, दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। इससे आप पेमेंट भी कर सकते हैं, साथ साथ ये आपके स्वास्थ्य की निगरानी भी रखने वाली है। ठीक है, तो IIT मद्रास ने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के इस रिंग को बनाया है। नेक्स्ट देखेंगे योजना से संबंधित क्वेश्चन। पहला सवाल देखेंगे योजना का। हाल ही में EPF मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू की है? विश्वास योजना किसने शुरू की है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ये विश्वास योजना शुरू की गई है। उद्घाटन की बात करें दोस्तों, मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के तहत दंडात्मक क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाकर मुकदमेबाजी को कम करना है। ठीक है, जैसे जैसे रिटायरमेंट के समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कर्मचारियों को पेंशन से संबंधित, तो वो मुकदमेबाजी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये विश्वास योजना ऐप बनाई है। इसके माध्यम से उनका जो भी पेंशन में दिक्कतें आएगी उसको त्वरित रूप से समाधान किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर मरने वाले लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू की गई है? तो श्रद्धांजलि योजना का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। वैसे श्रद्धांजलि योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? असम, हेमंत बिस्वा शर्मा जी द्वारा, है ना। उद्घाटन चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी द्वारा गुवाहाटी में किया गया था। और क्या उद्देश्य है? असम से के बाहर कम आय वाली नौकरियां करने वाले युवाओं और दुर्घटना या हत्या जैसी अप्राकृतिक परिस्थितियों में मरने वालों को मिलेगा। यानी कि जो ये ट्रांसपोर्ट
के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू की है। ये किन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा? जो देश अपने असम से जो बाहर जो नौकरी करते हैं या उनकी किसी वजह से देहांत हो जाता है या सड़क दुर्घटना हो जाती है तो उनको अपने राज्य में वापस लाने के लिए ये योजना शुरू की गई है, यानी कि फ्री में ट्रांसपोर्ट सुविधा उनके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। लास्ट में देखेंगे विविध के क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं विविध का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों का सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? UNTCC यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो सैन्य देश में योगदान दिया था उन देशों का जो सम्मेलन हुआ था प्रमुखों का, वो कहाँ हुआ था? अपने देश भारत में। डी ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों। भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और जो दोस्तों ये सम्मेलन है इसमें संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैनिकों का योगदान देने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य नेताओं ने भाग लिया है। इसका जो उद्देश्य है वो परिचालन चुनौतियों, उभरते खतरों पर विचार विमर्श करना और भविष्य के शांति अभियानों के लिए साझा समझ विकसित करना है। ठीक है, तो इसका आयोजन अपने देश भारत में हुआ है, नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 2025 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक हंगर रिपोर्ट कह सकते हैं भूख सूचकांक में, तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, 102 हुआ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट कर्सन वर्ल्ड वाइड यानी कि आयरलैंड और बेल्थुंगरी हिल्पे जर्मनी द्वारा हर वर्ष अक्टूबर माह में जारी किए जाते हैं। यानी कि आयरलैंड और जर्मनी की जो ये कंपनियां हैं इनके द्वारा हर साल अक्टूबर माह में ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत की दोस्तों इस बार जो रैंक है वो 102वीं रैंक है 123 देशों में से। GHI जो स्टोर कर है वो 25.08 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो स्टोर कर है वो 25.08 है। 2024 में भारत की 105वीं रैंक थी 127 देशों में और उस समय 27.23 थी। ठीक है, तो भारत की वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का 2025 में कौन सा स्थान है? 102वें नंबर का। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? 85 नंबर का, 85वां स्थान मिला है भारत को, जो 2024 में भारत को 80वें स्थान पर था। यानी कि 5 रैंकों की कह सकते हैं हम गिरावट दर्ज की गई है। पहले 80वें स्थान पर था, अब जो भारत है 85वें नंबर पे। ठीक है, भारत का पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में 85वें नंबर पर है, जो बिना वीज़ा के 57 देशों में हम जा सकते हैं। ठीक है, बिना वीज़ा के हम 57 देशों में जा सकते हैं। और अब जो भारत की रैंक है वो कौन सी है? 85 नंबर की। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? IBM के साथ। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। भारतीय एयरटेल भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है। एयरटेल अपने स्तर पर क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से IBM की क्लाउड सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, यह साझेदारी AI अपनाने और डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं का समर्थन करती है। तो एयरटेल ने अभी IBM के साथ में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध चुना गया है? फ्रांस, श्रीलंका, भारत और चीन को। तो 7वीं बार इसको निर्विरोध चुना गया है। वो किसे चुना गया है? अपने देश भारत को। UNHRC का मुख्यालय की बात करें जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 2006 में UN महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत को 2026-28 के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? यह चुनाव मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो 7वीं बार भारत लगातार इसमें निर्विरोध चुना गया है। किसमें?
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC में। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि HSL को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको टिक करना है। कौन सा दर्जा दिया गया है? अभी बी ऑप्शन आपका राइट होगा, मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। बात करें दोस्तों HSL की यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना 21 जून 1941 को सिंधिया शिपयार्ड के रूप में की गई थी, परंतु 1961 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ये इसको अभी मिनी रत्न का दर्जा मिल गया है। इसका कार्य क्या है? ये भारत का एक प्रमुख शिपयार्ड यानी कि जहाज़ निर्माण यार्ड है, जो कि जहाज़ निर्माण, पनडुब्बी निर्माण और जहाज़ मरम्मत के लिए कार्य करता है। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीक लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।